हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2016 का जो पेपर था उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने जो 2016 का जो पेपर था, इस पेपर के हमने जो 65 क्वेश्चन थे, हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब जो हमारे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन थे हमारे, वो जो हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हमारे, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें मैंने यहाँ पे 65 जो क्वेश्चन थे आपके, उसको सोल्व करवा रखा है। उसके अलावा हमने 2015 का जो पेपर था यूपी ट्रिपल एससी जेई का, उसका सॉल्यूशन भी हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देख सकते हो। उसका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पेपर के नाम से। तो आप जाकर के चैनल पे जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे जितने भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर हमारे जो 65 से जो आगे के क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचे हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये था हमारा 65 क्वेश्चन जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 66। द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। तो आपको पता है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई बराबर क्या होता है, हमारा बी बाई डी होता है। यानी क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन मीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए कौन से ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करता हूं मैं यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज की। तो शेयरिंग ब्रिज को मेजर करने के लिए रिलेटिव शेयरिंग ब्रिज का उपयोग, एक तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको मेजर करने के लिए भी शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। उसके साथ ही जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसको मेजर करने के लिए भी शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक जो हमारे लॉस होते हैं, उन डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करने के लिए भी हमारा शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, आपसे कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिस प्रकार आपसे इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस पूछा गया है, उसी प्रकार से आपको हो सकता है अगले क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी पूछ ले, या फिर पावर फैक्टर पूछ ले कि पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए कौन से ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा शेयरिंग ब्रिज उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं वेन ब्रिज का, तो वेन ब्रिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। और व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये मीडियम मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। और हेज ब्रिज जो होता है ये हमारा इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग अप्लायंसेस द वाटेज ऑफ द टेस्ट लैंप शुड बी। यानी कि जो भी हमारा टेस्ट अप्लायंस होगा, जिस जिस भी उपकरण की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो वाटेज है, उस लैंप की जो वाटेज है, उसकी वाटेज क्या होनी चाहिए? जिस लैंप के थ्रू हम उसका टेस्ट कर रहे हैं उसकी ज्यादा होनी चाहिए उस एप्लीकेशन से। यानी कि जो मान लिया हमने कोई बल्ब का टेस्ट कर रहे हैं या फिर हम किसी भी मोटर का टेस्ट कर रहे हैं, तो उस टेस्टिंग जिस लैंप के थ्रू हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उस लैंप की ज्यादा वोल्टेज होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा रेटिंग का होनी चाहिए, तभी तो हम कम रेटिंग की मशीन का उससे टेस्ट कर पाएंगे। तो यानी कि जो भी हमारा टेस्ट लैंप होता है उसकी जो रेटिंग होती है, यानी उसकी रेटिंग ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में? जिसका हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा हाई वैल्यू का होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू लैंप 100 वोल्ट एंड 40 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको दो लैंप दिए गए, एक 100 वाट का लैंप है और एक 40 वोल्ट का लैंप है। जब दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है 230 वोल्ट की सप्लाई के साथ, तो आपको ये बताना है कौन सा बल्ब यहाँ पे तेज जलेगा। जो 100 वाट का बल्ब है वो तेज जलेगा या फिर 40 वाट का बल्ब तेज जलेगा। तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन को देख के आपको दिमाग में अपने एक चीज आपको हमेशा दिमाग में याद रखनी है कि जब भी हमारे लैंप को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, जब भी हमारे लैंप को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, तो जो कम वाटेज वाला बल्ब होगा, यानी कि जो कम वाटेज का जो बल्ब होगा वो हमेशा तेज जलेगा। यानी कि उसकी जो लाइट होगी, यानी कि वो ब्राइटर होगा, यानी कि ब्राइटर का मतलब हो गया हमारा तेज जलेगा। जब आपको हमेशा ये हमारी फिक्स कंडीशन है, आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि जब भी लैंप को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो जो कम वाटेज वाला बल्ब होगा वो तेज जलेगा। और जब भी इस बल्ब को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो पैरेलल में हमारे ज्यादा वाटेज वाला बल्ब होगा वो ज्यादा तेज जलेगा। तो ये आपको सिंपल सा याद रखना है।
तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, तो 40 वाट वाला क्या होगा, तेज जलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a 40 watt bulb is connected in series with room heater. If now 40 watt bulb is replaced by 100 watt, तो हीटर आउटपुट विल बी। तो हमारा जो पहले कोई रूम का हीटर था, रूम हीटर के साथ हमने 40 वोल्ट का बल्ब कनेक्ट किया हुआ था। अब हमने उस 40 वोल्ट को रिप्लेस कर दिया 100 वोल्ट से, यानी कि हमने क्या कर दिया, पावर को बढ़ा दिया। तो हमने पावर को बढ़ा दिया तो हमारा सीधा सीधा क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर पावर बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आउटपुट पावर है वो भी क्या हो जाएगा, हीटर का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल इन लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम। तो आपको पता है आर बराबर क्या होता है, हमारा रो एल बाई ए होता है। आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि हमने इस कंडक्टर को खींचा, यानी कि स्ट्रेस करके हमने इसकी लंबाई बढ़ाई, या फिर हमने इसको कंप्रेस करके लंबाई बढ़ाई। आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। जब आपको कुछ नहीं दिया गया तो आपको सिंपल इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, यानी कि आर जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी लेंथ को डबल किया, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि 0.2 इंटू डबल का मतलब 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो अब हमारा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अगर आपको ये बोलता कि हमने किसी जो कंडक्टर है, वायर है, उसको हमने खींच के बढ़ाया है, उसकी खींच यानी कि उसको स्ट्रेच करके हमने उसकी लेंथ को बढ़ाया, तो फिर हमारा उस केस में फॉर्मूला अलग लगता है, और उस केस में हमारा जो फॉर्मूला लगता वो एन स्क्वायर इंटू में आर ओल्ड लगता। तो ये हमारे अलग अलग कंडीशन होती है। आप इनको जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जो हमारी फ्यूज की रेटिंग होती है हमेशा किस में दी जाती है, तो ये हमारी हमेशा एम्पियर में दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करता हूं मैं आपसे कि एग्जाम में काफी एक अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, जो हमारा लिक्विड फ्यूज होता है, जो लिक्विड फ्यूज होता है, तो लिक्विड फ्यूज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो लिक्विड फ्यूज के रूप में हम CCl4 का उपयोग करते हैं। CCl4 का मतलब हो गया हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो फ्यूज होता है उसका उपयोग लिक्विड फ्यूज के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली द सर्किट हैविंग। तो हमारी जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो कौन से सर्किट पे अप्लाई होती है, तो हमारी ये ओनली लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट जिस सर्किट में होंगे उसी पर अप्लाई होगी। क्योंकि जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है ये लीनियरिटी और होमोजेनिटी की कंडीशन को फॉलो करती है, और ये ओनली लीनियर नेटवर्क पर ही अप्लाई होती है, नॉन लीनियर सर्किट पे अप्लाई नहीं होती है। और जो हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम होती है इसके द्वारा हम जो पावर होती है उसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर क्या होती है, हमारी एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है, और नॉन लीनियर क्वांटिटी पे हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे को सुपरपोजिशन थ्योरम किस पे अप्लाई होते हैं, लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेम्पर वाइंडिंग यूज्ड इन सिंक्रोनस मोटर। जो हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसमें डेम्पर वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है, तो एक तो हमारा इसको डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं ताकि हमारे जो रोटर में ऑसिलेशंस होते हैं यानी कि वाइब्रेशंस होते हैं, तो उन वाइब्रेशंस को कम किया जा सके, यानी कि जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए या उनको रिड्यूस करने के लिए हमारी डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। या फिर हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। और जब हम डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं और सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, तो जब हम डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं सिंक्रोनस मोटर की जो स्टार्टिंग है वो किसकी तरह होती है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्किन इफेक्ट रिजल्ट इन। तो हमारा स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, हमारा जो आर एसी होता है, एसी का रेसिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है, 1.5 इंटू आर डीसी हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, हमारा एसी का जो रेसिस्टेंस है वो हमारा आर एसी जो होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है आर डीसी से। कितना ज्यादा हो जाता है, 1.5 गुना ज्यादा हो जाता है स्किन इफेक्ट के कारण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, रेसिस्टेंस इन एसी इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस इन डीसी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट सर्किट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो हमको वो इंस्ट्रूमेंट बताना है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। तो ये हमारा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, जो कि क्या करता है, हमारा करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। कौन सी करंट को, जो स्मॉल करंट होती है, जो बहुत कम करंट होती है, उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट consisting of two branches of 12 ohm, if the resistance of the one branch is 18 ohm, what will be the resistance of the other। तो यहाँ से आपको जो पैरेलल सर्किट दिया हुआ है, यानी कि पैरेलल में आपको 2 ब्रांचेस दी गई, उनमें से आपको जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 12 ओम का है,
और एक रेसिस्टेंस की वैल्यू 18 ओम है तो दूसरे की बतानी है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्या है, ये दो रेसिस्टेंस है, ये दो रेसिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है और इनका आर इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमको, 12 दिया हुआ है। और यहाँ पे R1 जो है हमारा, R1 की वैल्यू हमको कितनी दी, एक रेसिस्टेंस चाहे हमने मान लिया R1 जो है हमारा, इसकी वैल्यू हमको 18 ओम दी गई है, तो हमको R2 की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया हुआ है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 12, R1 कितना है 18 इंटू R2 अपॉन में 18 प्लस R2। तो सिंपल सा हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 कितना होता है हमारा 216 होता है, 216 प्लस 12 R2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 18 R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 को हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 216 बराबर 18 में से 12 जाएंगे तो 6 R2 हो जाएगा। और जब हम 212 में जब R2 निकालेंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 216 बटा 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 या 18 और बचे कितने 3 बचे, 36 36 जाएंगे 36 आ जाएगा। यानी कि हमारा R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36 हमारा R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मटेरियल है जिसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो मटेरियल होते हैं, एक तो होता है हमारा मैग्नीन, एक होता है हमारा यहाँ पे मैग्नीन के बाद होता है हमारा कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन और तीसरा होता है हमारा यहाँ पे कॉपर। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैग्नीन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कि अल्फा नोट से डिनोट करता है, ये कितना होता है 0.0015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसी प्रकार यहाँ पे जो कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा नोट, ये होता है 0.0020 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे कॉपर के लिए अल्फा नोट कितना होता है 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे कम टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है, हमारा मैग्नीन का है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सबसे कम टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, मैग्नीन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज। तो हमारा जो 1 न्यूटन मीटर होता है किसके बराबर होता है। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है, हमारा वर्क के बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और डिस्टेंस मीटर में होता है। ये क्या होता है हमारा, और वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में, जूल में भी मेजर करते हैं। तो जूल किसके बराबर हो जाएगा, न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर लेइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आपको जो फोर्स बताना है, जो कोई मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में। तो यहाँ पे हमारे पास मान लिया हमने, ये क्या है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास एक करंट रखा, एक कंडक्टर रखा हुआ है इसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हमारा 0 डिग्री। और इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, BIL साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड ऑफ CRO इज कोटेड विद। तो हमारा जो CRO में कैथोड होता है ये हमारा किससे कोटेड होता है। तो हमारा जो अगर बात करते हैं हम CRO की, तो CRO में जो कैथोड होता है इसको सबसे पहले तो हम बनाते किसका है, तो इसको बनाया जाता है सिंपली निकल का बनाते हैं हम। जो कि हमारा कैथोड होता है ये हमारा किसका बनाया जाता है, तो ये हमारा निकल का बनाया जाता है। और इस पे नॉर्मली हम कौन सी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं। और अब जो हमारा जो हमारा निकल जो कैथोड जो बना होता है निकिल का, तो इस पे हम जो कोटिंग करते हैं, तो कोटिंग किसकी करते हैं हम इस पे, तो बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। यानी कि बेरियम या तो हम बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करेंगे या फिर हम स्टेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। मैं क्या लिख देता हूँ, स्ट्रेंटियम ऑक्साइड, या तो हम बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, यहाँ पे स्टोरेंटियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ CRO कैन बी यूज टू मेजर। तो हमारा CRO किसको मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को मेजर करने के लिए CRO यहाँ पे हमारा उपयोग किया जाता है। CRO के द्वारा हम फेस एंगल को भी मेजर कर सकते हैं, फेस शिफ्ट को भी मेजर कर सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं, RMS वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। सभी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन CRO के द्वारा कभी भी पावर को मेजर नहीं किया जाता, क्योंकि पावर क्या होती है हमारी एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है। आपको सारी चीजों को मेजर कर सकता है एक पावर को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसफॉर्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन, तो ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब हमारा कॉपर लॉसेस पीआई जो आयरन लॉसेस होते हैं वो बराबर हो जाते हैं पीसी कॉपर लॉसेस के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। कॉपर लॉसेस बराबर आयरन लॉसेस होंगे तो हमारी ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मटेरियल ऑफ निकल आयरन बैटरी इज, जो हमारी निकल आयरन बैटरी होती है उसमें एक्टिव मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल हाइड्रोक्साइड 21% सॉल्यूशन ऑफ KOH या पाउडर्ड आयरन एंड इट्स ऑक्साइड या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो निकल आयरन बैटरी होती है उसमें एक्टिव मटेरियल जो होते हैं सभी हमारे क्या होते हैं, एक्टिव मटेरियल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है हिस्टेरेसिस लॉसेस डिपेंड्स अपॉन, जो हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर, वोल्टेज पर या दोनों पर। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो हमारे पास जो हिस्टेरेसिस लॉसेस का जो फॉर्मूला होता है पीएच जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है के एच इंटू में बी एम की पावर एक्स। यहाँ पे बी एम क्या होता है हमारे पास, जो एक्स होता है, एक्स क्या होता है हमारे पास, स्टिसमेंट कांस्टेंट होता है, इसे हम स्टिसमेंट कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू नॉर्मली हम 1.5 से लेकर के 2.5 तक इसकी वैल्यू होती है, और नॉर्मली हम कितनी लेते हैं, 1.6 लेते हैं। अब आपको पता है जो मशीन के लिए नॉर्मली वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4.44 एफ फाइव एम इंटू एन, ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और फाइव एम क्या होता है, बी बराबर क्या होता है हमारे पास, फाइव एम अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे अगर हम फाइव एम की वैल्यू रख पुट करें तो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 4.44 एफ बी ए और एन हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम अब बी की वैल्यू निकाले, बी की, क्योंकि हमको यहाँ के बी की वैल्यू पुट करनी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, v अपॉन 4.44 एफ ए इंटू एन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पी एच देखते हैं हम हिस्टेरेसिस लॉसेस, तो ये क्या हो जाएगा, के एच एफ बी एम की जगह हम क्या लिखेंगे, v अपॉन 4.44 एफ ए और एन रखेंगे कि पावर 1/6। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस है पी एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये किस पे डिपेंड करते हैं, साथ में हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं ये वोल्टेज पर भी डिपेंड करते हैं। ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, तो ये दोनों पर ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो हम सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो हमारा मोटर की स्पीड चेंज होती है, उसका पावर फैक्टर चेंज होता है, दोनों ही चेंज होते हैं, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व की, तो यहाँ पे आपने अगर बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर की, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, इसका वोल्टेज होता है वी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ईएफ होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, लोकस ऑफ ईएफ होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, आईए का लोकस होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ई ये होता है हमारे पास ईएफ होता है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आईए होती है, हम ईएफ को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि हमारी लीडिंग क्वांटिटी, ये हमारा लीडिंग है, तो जैसे हम इसको लीडिंग क्वांटिटी की तरफ ईएफ बढ़ाते जाते हैं तो हमारा जो आईए है वो भी क्या होता है हमारा, ये हमारा लीडिंग की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ये हमारा लीडिंग है और ये हमारा लेगिंग है। तो जैसे जैसे हम ईएफ को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि हम एक्साइटेशन को इंक्रीज करते जाएंगे मोटर में, एक्साइटेशन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, लीडिंग की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और जैसे जैसे हम एक्साइटेशन को कम करते जाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो हमारा लेगिंग की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्साइटेशन जो है सिंक्रोनस मोटर का, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन को चेंज करने से हमारा क्या चेंज हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हैं तो हमारा पावर फैक्टर भी बढ़ रहा है, और एक्साइटेशन को कम कर रहे हैं तो हमारा पावर फैक्टर भी चेंज हो रहा है। यानी क्या चीज चेंज हो रही है हमारी, एक्साइटेशन को कम ज्यादा करने से तो हमारा पावर फैक्टर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन पावर फैक्टर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हम जो सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व होता है वो किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से सिंक्रोनस मोटर का हमको वी कर्व देखने को मिलता है। ये क्या होता है, हमारा आर्मेचर करंट होती है और ये हमारे पास फील्ड करंट होती है, इन दोनों के बीच में हमारा वी कर्व बनाया जाता है, और यही आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो ये हमारा लीडिंग डायरेक्शन होती है, और ये हमारा क्या होता है, लेगिंग होता है। ये हमारा उसी डायग्राम से आया जो मैंने अभी ऊपर आपको डायग्राम बनाया था, जब हम एक्साइटेशन को कम ज्यादा कर रहे थे उसी डायग्राम से हमने वी कर्व बनाया है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है हमारा वी कर्व जो होता है सिंक्रोनस मोटर का, ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, डी क्या है हमारा, डीसी फील्ड करंट एंड एसी आर्मेचर करंट, यानी कि ये किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है, डीसी फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में। अगर आपसे इन्वर्टेड वी कर्व की बात करते हैं हम, इन्वर्टेड वी कर्व, तो इन्वर्टेड वी कर्व है जो ये हमारा बनाया जाता है पावर फैक्टर कोस फाई
वर्सेस ये IF के बीच में बनाया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, ये किस किस के बीच बनाया जाता है, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन स्मॉल टॉयज। जो हमारे स्मॉल टॉयज होते हैं, खिलौने जो होते हैं, खिलौनों के अंदर कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो उसके अंदर हमारा शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करता हूँ मैं शेडेड पोल मोटर की, तो शेडेड पोल मोटर होती है, इसमें कोई भी हमारे पास नो स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी कोई भी हमारे पास इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती है। उसके अलावा इसकी एफिशिएंसी की बात करता हूँ, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, और कम भी कितनी होती है हमारी, मात्र 5 से लेकर के 35% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। और इसकी रेटिंग की बात करता हूँ मैं, रेटिंग जो हमारी शेडेड पोल मोटर है, इसकी जो रेटिंग होती है, ये कितनी होती है हमारी, अप्रोक्सीमेट 40 वाट के आसपास होती है। और अगर एचपी में बात करें तो 0.05 एचपी के आसपास इसकी रेटिंग होती है। इसके अलावा ये जो हमारी शेडेड पोल मोटर होती है, इसमें हमारा कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा शेडेड पोल मोटर का हमारा, एक तो हमारा टॉयज जो हो गए, खिलौनों की जो मोटर होगी, उस जो खिलौनों होगी उसमें जो मोटर होती है, उसमें शेडेड पोल मोटर का यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारा जो शेडेड पोल मोटर है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ये हमारा एक टाइम फोनोग्राफ्स में उपयोग की जाती है, एक हमारे हेयर ड्रायर में उपयोग की जाती है, ये हमारी पंप जो हमारे वाटर कूलर होते हैं, यानी कि जो कूलर होता है हमारे, उसमें जो पंप पानी के लिए जो मोटर लगी होती है, उसमें भी हमारी शेडेड पोल मोटर का ही उपयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज नेसेसरी। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के लिए हमारी क्या क्या जरूरी है? तो उसकी एक्यूरेसी के लिए हमारी जो एक्यूरेसी के लिए हमारी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के लिए हमारी कंफर्मिटी और प्रिसीशन दोनों ही जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच एंगल ऑफ 2 वोट मीटर शोज 1 वोट मीटर, एट विच एंगल इन 2 वोट मीटर मेथड 1 वोट मीटर शो 0 रीडिंग। तो यहाँ पे हमारा 1 वोट मीटर 0 रीडिंग कब दिखाएगा? और यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी देखिए, अब अगला क्वेश्चन भी आपका 2 वोट मीटर से रिलेटेड, तो आपको मैं दोनों के आंसर एक साथ बता देता हूँ, एक साथ एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। विच पावर फैक्टर रिजल्ट इक्वल रीडिंग इन रीडिंग ऑफ बोथ वोट मीटर 2 वोट मीटर मेथड। आपको मैं दोनों का एक साथ बता देता हूँ। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें हमारा कोई 2 वोट मीटर मेथड है, उसके लिए हमारे दोनों वोट मीटर में मेथड में से एक वोट मीटर हमारा कुछ रीडिंग दिखा रहा है और दूसरा हमारा 0 रीडिंग बता रहा है, यानी कि एक वोट मीटर हमारा 0 रीडिंग शो कर रहा है। तो उस टाइम पे हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, यानी कि फाई क्या होगा? तो मैंने अभी आपको, अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, तो मैंने लेक्चर 1 में आपको 5 कंडीशन बताई थी। मैं आपको दोबारा से 5 कंडीशन बता देता हूँ कि अगर हमारा W1 बराबर W2 होता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, फाई जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और उस टाइम पे पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। जो कि आप देख सकते हो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 98 है, ये हमारा यही पूछा गया है कि दोनों वाट मीटर हमारा इक्वल रीडिंग दे रहे हैं। तो इक्वल रीडिंग दे रहे हैं, तो हमारा 2 वाट मीटर मेथड कौन सा पावर फैक्टर रीड करेगा? तो यूनिटी रीड करेगा। तो आप इसका आंसर तो आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंडीशन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है, W1 हमारा रीडिंग दे रहा है और W2 की रीडिंग जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में W1 बराबर क्या होता है हमारा, जस्ट डबल रीडिंग दे रहा है हमारा W2 वोट मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल होगा फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री हो जाएगा। और उस केस में हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 0.866 हमारा पावर फैक्टर होगा। और फोर्थ केस में अगर हमारा W1 कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और W2 हमारा कुछ 0 वैल्यू दे रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी हमसे 97 नंबर का क्वेश्चन है, वो यही पूछा गया है। तो हमारा उस केस में हमारा जो फाई जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है हमारा, 0.5 होता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 97 का। आप देख सकते हो फाई बराबर 60 डिग्री, क्योंकि हमारा एक वोट मीटर क्या दे रहा है, 0 रीडिंग दे रहा है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमसे पूछी गई है। तो इस टाइम पे हमारा फाई क्या होगा, 60 डिग्री। तो आपको 97 का भी आंसर मिल गया, 98 का भी आंसर मिल गया, दोनों को मैंने आपको आंसर बता दिए। अब हमारे पास एक कंडीशन और होती है, अगर हमारा W1 हमको कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और W2 हमको कुछ नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, W2 हमको कुछ नेगेटिव रीडिंग दे रहा था, उस केस में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, लेस देन 0.5 होता है। तो ये आपको पांचों कंडीशन आप चाहो तो अपने पास लिख सकते हो। इन पांचों कंडीशन में आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको हर बार एक कंडीशन आपको पूछी जाती है। जैसे कि इस एग्जाम में आपको 2 कंडीशन एक साथ पूछ ली गई है अलग अलग क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको 97 का ही मैंने बता दिया, फाई बराबर 60 डिग्री होगा जब एक वोट मीटर 0 रीड करेगा, और जब दोनों वोट मीटर बराबर रीड करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, विच टॉर्क इज असेंशियल फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा जो
इंस्ट्रूमेंट है उसको इंडिकेट करने के लिए कौन कौन से टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, तीनों ही टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। इन अ करंट ट्रांसफॉर्मर, जो हमारा जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी क्या होनी चाहिए, हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्लोज होनी चाहिए। सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी ओपन सर्किट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसमें जो हमारी ट्रांसफॉर्म जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है सेकेंडरी वाइंडिंग है तो एक या दो टर्न होते हैं, वो अगर ओपन हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा हाई करंट फ्लो, जो वो ओपन हो जाएगी तो हमारी प्राइमरी में हाई करंट फ्लो करेगी, जिससे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वो डैमेज हो जाएगा और ऑपरेटर के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। इसी कारण से करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्लोज होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज। तो हमारा रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है किसको मेजर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो हमारा रेक्टिफायर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है एसी को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अब हमारे रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अगर मैं बात करता हूँ हाफ वेव के लिए, तो यहाँ पे इसकी जो सेंसिटिविटी होती है एसी के कंपैरिजन में, तो सेंसिटिविटी ऑफ एसी कितनी होती है 0.45 सेंसिटिविटी ऑफ डीसी। और अगर बात करता हूँ मैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ एसी जो होती है हमारी 0.9 सेंसिटिविटी ऑफ डीसी। तो ये आपको सेंसिटिविटी भी आपको एग्जाम में पूछी गई है, आपको काफी एग्जाम में ये भी पूछी गई है, तो आपको साथ में ये भी याद रखनी है कि हाफ वेव के केस में हमारी सेंसिटिविटी कितनी होती है, एसी और डीसी दोनों में कंपेयर करके याद रखनी है हाफ वेव और फुल वेव के केस में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डायनोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज इन। तो हमारा डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है किसको मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा एसी और डीसी दोनों को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको साथ में ये डायनोमीटर टाइप वोट मीटर अगर पूछ लेता, वोट मीटर, तो हमारा जो डायनोमो टाइप वोट मीटर होता है ये ओनली एसी को ही मेजर करता है, ये डीसी पे यूज नहीं किया जाता। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। डायनोमो मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट पूछा है तो आपको एसी और डीसी दोनों टिक करना है, और अगर डायनोमो मीटर टाइप वोट मीटर पूछा है तो आपको एसी टिक करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a copper wire having resistance R if its length is double and radius become half the new resistance will be। तो हमारे पास क्या है कि जो कॉपर का कोई वायर है, यानी कि हमारे पास जो हमको क्या बताना है कि उस रेसिस्टेंस उसका आर है, उसकी लेंथ हमने डबल कर दी और रेडियस को हमने आधा कर दिया, तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है आर बराबर क्या होता है हमारा रो एल अपॉन ए होता है, और एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर होता है। तो यानी कि रेडियस जो हमारा रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल बाई आर के हो गया। बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है सिंपल सी। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास क्या हो जाएगा न्यू रेसिस्टेंस, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे आर टू मैंने आर टू जिसे मेरे को निकालना था उसे आर टू और आर वन ले लिया। आर टू यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, तो आर टू की जो लेंथ है वो कितनी थी डबल होगी। डबल का मतलब मैंने फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या कंसिडर किया है। जो फर्स्ट केस था मेरा, मैंने आर वन जो था वो मेरा आर था। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने एल वन कंसिडर किया वो मैंने मान लिया 2 है, और मेरी आर वन जो है वो कितनी है, वो भी मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली 2 है। अब मैंने क्या किया कि जो मेरा आर टू जो है वो तो मेरे को कैलकुलेट करना है, लेकिन एल टू जो है मेरी वो मेरी कितनी होगी, डबल क्वेश्चन में डबल है तो 4 गुना होगी, और एल जो हमारी आर टू है वो क्या होगी मेरी आधी होगी, यानी कि 1 होगी। बस मेरे को ये सारी वैल्यूज पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना। यानी कि अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुटअप करने वाला हूँ। यानी कि मैं क्या करूँगा आर टू बटा आर वन यहाँ पे करूंगा। जब आर टू बटा आर वन करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा आर टू, तो लेंथ कितनी है इसकी 4 इंटू में यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है 2 है, तो रेडियस का स्क्वायर था तो ये भी 4 हो जाएगा, अपॉन में सेकंड की लेंथ कितनी है 1, अपॉन में इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 बटा 2 कितना हो जाएगा हमारा 8, और ये हमारा आर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 8 इंटू आर हो जाएगा, यानी कि आर टू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8 आर आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्म स्केल। तो हमारा जो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूनिफॉर्म स्केल होता है, तो ये होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका यूनिफॉर्म स्केल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगर बात करते हैं हम ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट की, तो इनका स्केल जो होता है वो कौन सा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है किसका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का, जबकि इस हमारे स्प्रिंग कंट्रोल मेथड जो होता है इसका यूनिफॉर्म स्केल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वोट हावर इंस्ट्रूमेंट इस टाइप ऑफ। जो हमारा वोट हावर इंस्ट्रूमेंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एनर्जी मीटर। यानी कि एनर्जी मीटर होता है, ये क्या होता है हमारा वोट हावर इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये किस टाइप का होता है हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106।
इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन, तो आपको नाम से पता पड़ रहा है इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या होता है एसी, तो यहाँ पे किसके लिए यूज किया जाता है, एसी के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, रेंज ऑफ अ मीटर कैन बी एक्सटेंड बाय कनेक्टिंग, तो हमारे जो अ मीटर की रेंज हमको अगर इंक्रीज करनी है तो हम क्या कनेक्ट करेंगे, तो अगर हम अ मीटर की, अगर ये हमारे पास अ मीटर है, अगर हम इस अ मीटर की रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, और वो कौन सा होगा जिसकी वैल्यू 1 ओम से भी कम होगी, यानी कि लो वैल्यू का रेसिस्टेंस अ मीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं, अगर हमको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो हम वो, ये हमारा क्या हो गया वोल्ट मीटर, तो इसके सीरीज में हम क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो रेसिस्टेंस होता है ये हमारा क्या होता है, हाई वैल्यू का होता है। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन में तो वोल्ट मीटर पूछा गया है, तो अमीटर के लिए हम क्या करेंगे, उसके पैरेलल में शंट में एक लो वैल्यू का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, अ शंट पैरेलल टू अमीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप इंस्ट्रूमेंट हैव हिस्टेरेसिस लॉसेस जीरो, तो हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस जीरो होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, क्योंकि ये हमारा इसके अंदर क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस जो हमारा पीएच होता है वो क्या होता है हमारा के एच एफ इंटू बी एम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये तो हमारा डीसी पे वर्क करता है, और डीसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, तो इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो पुट करेंगे तो टोटल लॉसेस वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसी कारण से हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करता हूँ मैं, यहाँ पे मूविंग कोयल का मतलब ही हमारा क्या होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि क्या होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, मूविंग कोयल लिखते हैं। अगर बात करता हूँ मैं मूविंग कोयल यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, तो इसका स्केल क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। उसके अलावा ये हमारा किस पे वर्क करता है, डीसी पर वर्क करता है, इसमें एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच डैम्पिंग इज मोस्ट इफिशिएंट, यानी सबसे एफिशिएंट डैम्पिंग कौन सी होती है, तो ये होती है हमारी एडी करंट डैम्पिंग जो होती है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट डैम्पिंग होती है। और एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग किस किस इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, तो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें हम एडी करंट का करते हैं। उसके अलावा हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें भी हम एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग करते हैं। उसके अलावा हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, उसमें भी हम एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग करते हैं। उसके अलावा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमारा इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी हम एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग करते हैं। साथ में हमारा जो थर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमारे थर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग करते हैं। इन सभी के अंदर किसका, एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला है, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू मेजर, तो हमारा मैक्सवेल ब्रिज होता है किसको मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, तो कैपेसिटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे वेन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करता हूं आइडियल अमीटर की, आइडियल अमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगा। और अगर मैं बात करता हूं आइडियल वोल्ट मीटर की, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमारा आइडियल करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स के केस में हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। और अगर पूछा जाए कि हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो उसके केस में हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जो हमारा वोल्ट करंट सोर्स के केस में होता है वो हमारा वोल्टेज, उसी केस में हमारा सेम जस्ट अपोजिट वोल्टेज अमीटर में होता है। और जो वोल्ट मीटर में होता है उसका जस्ट अपोजिट वोल्टेज सोर्स में होता है। तो आपको चारों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चारों माइंड में क्लियर रखना है कि कब आपसे क्वेश्चन में अमीटर पूछा हुआ है या वोल्ट मीटर पूछा हुआ है, या करंट सोर्स पूछा है या वोल्टेज सोर्स पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो हमको इस क्वेश्चन में आइडियल अमीटर पूछा गया है, तो अमीटर का हमको कितना टिक करना है, मैंने आपको कितना बताया, जीरो बताया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट हावर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 1 किलोवाट हावर जो होता है ये बराबर होता है हमारा 3600 किलो जूल के, और ये बराबर होता है हमारा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर, ये आपको रिलेशन याद रखना है, आपका रिलेशन काफी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको कभी 1 किलोवाट हावर बराबर कितने किलो जूल के होते हैं,
इस एग्जाम जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर बराबर कितने किलो कैलोरी के, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे अगर आपने ये रिलेशन याद है तो। या फिर आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि 3600 किलो जूल कितने किलो कैलोरी के बराबर होते हैं, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिंपल सा एक रिलेशन याद रखना है, आपको सारे आंसर यहाँ पे टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 860 किलो कैलोरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज, तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो परमिटिविटी जो होती है एब्सोल्यूट, इसकी यानी कि आपको यहाँ से यहाँ पे हमारे हमको क्या बताना है, एप्साइलॉन बताना है। एप्साइलॉन नॉट इनटू एप्साइलॉन आर होता है, तो यहाँ से हमको इसकी यूनिट बतानी है एब्सोल्यूट, तो ये कितनी होती है, फेरेड पर मीटर होती है। और ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये क्या होता है हमारा यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जबकि हमारी रिलेटिव परमिटिविटी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसकी यूनिट क्या होती है, हमारी फेरेड पर मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, तो यहाँ पे हमको कौन से जो हमारा यहाँ पे किसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के लिए जानते हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है, यानी किसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के लिए भी जानते हैं, तो ये होता है हमारा इंडक्टर रसिस्ट, यानी कि इंडक्टर यानी कि एल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय, जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन किसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, या दोनों के द्वारा। तो हम ये किसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं, तो ये दोनों के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंज के नियम और फ्लेमिंग के नियम से। तो ऑप्शन नंबर हमारा से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस, तो यहाँ पे हमको एडमिटेंस जो होता है हमारा वाई, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा 1 अपॉन इम्पीडेंस, यानी ये क्या होता है y बराबर 1 अपॉन जेड होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिएक्टेंस जो होता है एक्स, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, ससप्टेंस होता है। क्या होता है, ससप्टेंस होता है। ये आपको साथ में इनके रेसिप्रोकल भी याद रखने हैं, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस और रिएक्टेंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेजर क्वांटिटी है, जो हमारी फेजर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं, या फिर दोनों वेरिएबल होते हैं, या एम्पलीट्यूड वेरिएबल होता है डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, या फिर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है डायरेक्शन वेरिएबल होती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं फेजर क्वांटिटीज की, तो फेजर क्वांटिटीज में क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज करेक्ट इन एसी सिस्टम, तो यहाँ से एसी सिस्टम के लिए हमारा करेक्ट रिलेशन क्या होगा, तो हमको यहाँ से करेक्ट रिलेशन बताना है। तो यहाँ से आपको पता है हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आरएमएस जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी एम बाई रूट टू होती है। और आपको पता है हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे पास 2 VM बाई पाई होता है। तो हमको यहाँ से इस वी एम की वैल्यू निकालनी है। तो वी एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पाई अपॉन 2 इंटू एवरेज। तो ये वैल्यू हमको कहाँ पुट करनी है, इस जगह पुट करनी है इस वैल्यू को। तो यहाँ पे आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आरएमएस बराबर हो जाएगा वीएम की जगह हम पुट करेंगे पाई अपॉन 2 रूट 2 इंटू एवरेज। तो बस यही तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, यही रिलेशन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बस आपको वैल्यूज यहाँ पे एक्सचेंज करनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरएमएस बराबर पाई अपॉन 2 रूट 2 इंटू एवरेज। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, पाई अपॉन 2 रूट 2 इंटू एवरेज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, जो हमारा कंडक्टेंस होता है यानी कि वन, जो रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है 1 अपॉन जी, तो इसकी यूनिट पूछी गई। तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, या तो हम कह सकते हैं महो होती है, या फिर हम इसी को क्या लिखते हैं, साइमन लिखते हैं। क्या होता है, साइमन्स। तो ये क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है, यानी कि जी की यूनिट होती है, यानी कि जी बराबर, चाहो तो आप जी बराबर क्या होता है 1 अपॉन आर भी लिख सकते हो, यानी कि ये क्या होती है हमारे पास कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, महो और सीमंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन हीटिंग इंसुलेटर रेसिस्टेंस, तो जब हम इंसुलेटर को हीट करते हैं उसका रेसिस्टेंस क्या होता है। तो आपको पता है इंसुलेटर जो होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ से आप बोल रहा है ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस इंसुलेटर रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे हीटिंग करने का मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो शॉर्ट सर्किट है जीरो रेसिस्टेंस, ओपन सर्किट है इन्फिनिटी रेसिस्टेंस,
या बोथ ए एंड बी, तो हमारे यहाँ पे दोनों ही क्या सही है। जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उसका 0 रेसिस्टेंस होता है और ओपन सर्किट का क्या होता है, इन्फिनिटी रेसिस्टेंस होता है, यानी कि हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है। तो नेगेटिव का मतलब हो गया हमको क्या बताना है, इंसुलेटर बताना है। तो यहाँ से हमको इन ऑप्शन में से इंसुलेटर यहाँ पे पिक करना है। तो यहाँ पे ब्रास हमारा क्या होता है, मेटल, कॉपर भी मेटल होता है, एल्यूमिनियम भी मेटल होता है, तो हमारा ये क्या होता है, यहाँ पे इंसुलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन। यहाँ पे हमारा सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कार्बन हमारा इसका सही आंसर होगा, जो कि हमारा क्या है, इंसुलेटर मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट द पावर फैक्टर विल बी। तो हमारा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है, उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा जो रेसिस्टिव सर्किट में के केस में हमारा क्या होता है, वोल्टेज, और ये हमारा वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो यानी कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये होती है 1। तो हमारा रेसिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 या फिर यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, तो ये हमारी होती है ओनली लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है हमारी, ये क्या करती है, हमारी लीनियरिटी की कंडीशन को और होमोजेनिटी की कंडीशन को दोनों को फॉलो करती है। इसी कारण से हमारी ओनली लीनियर सर्किट में ही अप्लाई होती है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम। इसके अलावा जो सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग हम जो पावर जो होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए नहीं करते हैं, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा हम पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और ये हमारी सुपर लीनियरिटी और होमोजेनिटी की कंडीशन को फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंगल द वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू करंट। तो यहाँ से आपको पता है जो हमारा जो कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, हमारा जो करंट होती है वो आगे होती है और वोल्टेज जो होता है वो पीछे होता है। ये वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, हमारा करंट से लेग कर रहा है, तो कितने डिग्री से, 90 डिग्री लेगिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लेगिंग हो जाएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 125 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में पूरे कंप्लीट किए हैं। तो हमने जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी 2016 का जो पेपर था, इसका यहाँ पे हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अगर हमने इससे पहले 2015 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन भी चैनल पे अपलोड किया है, वो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो भी देख सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी किसी पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए तो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।